Hello students, welcome to online पेपर एनालिसिस सेशंस। फिजिक्स विज्ञान से मैं संजीव कुमार झा आज जेई मेन 2025 के क्वेश्चंस को की एनालिसिस को प्रेजेंट करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जेई मेन का एग्जामिनेशंस जो है वो शिफ्ट वाइज होती है, तो हम लोग डिस्कशन भी इसकी शिफ्ट वाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस रोटेशनल मोशन से है। ये कह रहा है कि आपको एक फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है एंड हमें उसकी टॉर्क फाइंड करना है अबाउट द ओरिजिन एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय आई प्लस जे प्लस के। तो इसमें कुछ है नहीं, ये जस्ट फार्मूला बेस्ड है। आपको क्वेश्चंस में एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आर एंड उसकी वैल्यू ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है। एंड मान लीजिए कि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको टॉर्क निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली टॉर्क इज इक्वल टू आर एंड क्रॉस एफ। एंड इसको आप मैट्रिसेस फॉर्म में निकाल सकते हैं, तो आप सिंपली मैट्रिसेस फॉर्म में निकाल लीजिए। दिस इज द आई जे एंड के एंड आर का 1 1 एंड 1 है एंड फोर्स के लिए 2 1 एंड 2 है। तो आप सिंपली इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। तो मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्रॉस करिए 2 and -1, सो दिस इज 2 - 1 एंड प्लस जे एंड 2 - 2 2 - 2 एंड प्लस के। अगर देखें तो 1 - 2, तो 1 - 2, तो ये हमारा आ गया आई एंड ये ज़ीरो हो गया एंड माइनस के, तो ये माइनस के कैप हो गया। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ए लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लेमडा illuminates a metal surface and electrons are ejected with a maximum kinetic energy of 2 electron volts and work function की वैल्यू भी आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। अब ये फिर से कह रहा है कि इफ द सेम सरफेस, यानी कि वर्क फंक्शन सेम रहेगा, इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा बाय 2, तो देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड कितना होगा ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप देखें, अगर ये सपोज कर लिए कोई मेटल सरफेस है एंड इस पर अगर आप लाइट फॉल करा रहे हैं पर्टिकुलरली लेमडा वेवलेंथ का, एंड अगर इसकी वर्क फंक्शंस फाई है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होता है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी एंड माइनस वर्क फंक्शंस लेते हैं। तो ये ऑलरेडी नोन है। अब क्वेश्चंस में कह रहा है कि अगर लेमडा वेवलेंथ की फॉल कर रही है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड वर्क फंक्शन की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर फर्स्ट केसेस में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा एंड वर्क फंक्शन की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो इससे आपका एस सी बाई लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी, दैट विल बी 2 + 1 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड दूसरे केसेस में ये सरफेस यानी कि मेटल सेम है, सिर्फ वो लेमडा की जगह पर, इस लेमडा की जगह पर जो लाइट फॉल कर रही है उसकी वैल्यू लेमडा बाई 2 लिया है। तो उस केसेस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड कितनी है इलेक्ट्रॉन्स की, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो के ई मैक्स is now is equal to Sc upon lambda by 2 and minus work functions। तो यहाँ पर Sc by lambda की वैल्यू हमने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स निकाल चुके हैं। तो ये 3 × 2 एंड वर्क फंक्शंस की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पहले की तरह है, तो दिस इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ये फोर्थ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, अगर ये कह रहा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय द रेड लाइट आर क्लोजर एज कंपेयर टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लू लाइट। तो अगर
रिकॉल करें तो फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला होता है दैट इज लेमडा डी बाई डी, जहाँ पर आपका डी स्लिट विड्थ है, जैसे आप ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका डी है, ये स्क्रीन है, और ये स्क्रीन डिस्टेंस डी है, और जो लाइट फॉल किया है उसकी वेवलेंथ लेमडा है। तो उस केसेस में आप फ्रिंज विड्थ का ये फार्मूला लगाते हो। अब क्वेश्चंस में कह रहे हैं fringe width is directly proportional to the wavelength of the light, and in Young's double slit experiment the fringes produced by red light are closer. तो अगर देखें तो लेमडा आर, जैसे यहाँ पर अगर फ्रिंज विड्थ अगर हम देखें तो फ्रिंज विड्थ फॉर रेड कलर इज इक्वल टू लेमडा आर डी बाई डी, एंड उसी तरह से अगर ब्लू के लिए देखें तो दैट विल बी इक्वल टू लेमडा बी डी एंड बाई डी। लेकिन हमें नोन है कि लेमडा आर ग्रेटर होता है लेमडा ब्लू से, ये 700 नैनोमीटर, वो 400 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो आपका रेड की जो फ्रिंज विड्थ होगी वो तो बड़ा होगा ना। तो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय द रेड लाइट आर क्लोजर, तो ये तो गलत हो गया फिर। द फ्रिंजेस विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ ऑफ द लाइट ये हो सकता है, ये करेक्ट है। तो आपका रीजन जो है वो करेक्ट है, तो इसमें देख लीजिए बोथ ए एंड आर ट्रू, ये गलत हो गया, ए इज ट्रू गलत हो गया, बोथ ए इज फॉल्स एंड बट आर इज ट्रू ये कह सकते हैं, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अह, फिर से ये क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स का है। ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूव्स इन ए सर्किल. If Bohr's quantization is applicable, then the radius of the electron orbit in the first excited states. तो first excited states का मतलब हो गया second orbit. तो हमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसकी रेडियस का फार्मूला आपको नोन है, दैट इज एम वी अपॉन बी क्यू। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है तो बी ई लिख देता हूँ। एंड ये कह रहा है कि बोर्स क्वांटाइजेशंस इज अप्लीकेबल्स। तो बोर्स क्वांटाइजेशंस में आप एंगुलर मोमेंटम को यानी कि एम बी आर को एन एच अपॉन टू पाई लेते हैं। एंड अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स है तो यहाँ पर एन की वैल्यू हम टू लेंगे। तो यहाँ पर हमें रेडियस की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एम बी की वैल्यू निकाल करके उस इक्वेशन में फिट कर देते हैं। तो दिस इज बी ई एंड आर, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा एंड इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आर की वैल्यू एन एच अपॉन टू पाई बी ई का अंडर रूट आ जाएगा। एंड फोर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स एन का वैल्यू टू लेंगे, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट्स के लिए जो रेडियस होगा दैट टू एंड ये कैंसिल हो जाएगी, तो दैट इज एच अपॉन पाई बी ई का अंडर रूट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। अब अगर नेक्स्ट देखें तो ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है। एंड ये ए पॉइंट इस डायपोल मोमेंट के एक्सल पोजीशंस में है और बी पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशंस में है। ए पॉइंट की डिस्टेंस आर है एंड बी पॉइंट की डिस्टेंस टू आर है। तो अगर ए पॉइंट्स की पोटेंशियल्स वी नॉट है और ए पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो बी पॉइंट्स पर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है इसमें। तो अगर देखें यहाँ पर, अगर देखें, अगर आप सिंपली एक डायपोल लेते हो, लेट दिस इज डायपोल मोमेंट पी,
एंड यहाँ से अगर r डिस्टेंस पर हम कोई एक्सियल पॉइंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस डायपोल मोमेंट के अलोंग होता है एंड एक्सियल पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 kp अपॉन r क्यूब होता है। एंड अगर इसको हम r डिस्टेंस पर ही लें तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर फील्ड डायपोल मोमेंट के अपोजिट होता है एंड उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो kp अपॉन r क्यूब होता है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है। एंड किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर अगर आप देखें, अगर थीटा पर कोई पॉइंट ले लें, मान लीजिए ये x ले लेते हैं, तो यहाँ पर vx को, पोटेंशियल एट x को आप लिख सकते हैं kp cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला हो सकता है। तो अब अगर देखें फिगर में, अब अगर फिगर में देखें तो ए पॉइंट्स जो है वो आपका एक्सियल पॉइंट्स पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जिसकी वैल्यू क्वेश्चंस में ई नॉट लेने के लिए बोल रहा है, तो दिस इज ई नॉट एंड उसकी वैल्यू 2 kp बाय आर क्यूब लिख सकते हैं। एंड ए पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू 0 होगा क्योंकि आपका डायपोल मोमेंट उसी डायरेक्शंस में है। तो ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू लेने के लिए बोल रहा है दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट एंड वो के पी अपन आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 0 हो गया। अब अगर बी पॉइंट्स देखें तो बी पॉइंट पर हम फील्ड एट बी पॉइंट विल बी इक्वल टू के पी अपॉन, एंड ये डिस्टेंस 2r लेने के लिए बोल रहा है तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगा। एंड 4r क्यूब, 2r क्यूब, तो ये सॉरी आर क्यूब होता है ना, तो यहाँ पर थोड़ा एरर है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2r का क्यूब करना होगा तो ये 8r क्यूब हो जाएगा। एंड यहाँ से के पी बाई आर क्यूब का वैल्यू ई नॉट बाई 2 रख सकते हैं। तो ये 1/8 तो पहले से है एंड दिस इज इक्वल टू ई नॉट बाई 2। तो इससे आपका वैल्यू ई नॉट बाय 16 हो जाएगा। इसका मतलब जो बी पॉइंट्स है उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई 16 हो जाएगा। एंड इसके लिए थीटा, जैसे हमने जनरल फार्मूला ये लिखा है पोटेंशियल के लिए के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, तो इसके लिए थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर कॉस 90 जीरो, इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन की किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू डायपोल जीरो होगा। तो अब अगर देखें तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है, पोटेंशियल जीरो है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज ई नॉट बाई 16, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन से ये क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर कैपेसिटेंस की डायमेंशंस को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये कैपेसिटेंस को एफ से डिनोट करने के लिए बोल रहा है। एंड एम एल टी जैसा नॉर्मल है एंड सी स्टैंड्स फॉर चार्ज। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है, ये यूजुअली हम लोग चार्ज को क्यू से करते हैं, तो इसने चार्ज को सी से डिनोट करने के लिए बोला है। कैपेसिटेंस को एफ से एंड चार्ज को सी से डिनोट करते हुए आपको कैपेसिटेंस की डायमेंशंस को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर देखें तो यहाँ पर आप Q इक्वल टू, हम नॉर्मल अभी लिख रहे हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड डिनोशंस है मैं उसी डिनोशंस में लिख रहा हूँ और बाद में फिर इसको इक्विवेलेंट कर देंगे। तो यहाँ पर Q इक्वल टू सी भी है एंड सी एंड V को आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस लिख सकते हैं ई डी, एंड E को फोर्स अपन चार्ज लिख सकते हैं इनटू डी। तो इससे क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, नहीं आपको तो कैपेसिटेंस का चाहिए ना, सॉरी। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस की यहाँ पर देखें, अगर ये क्यू है तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा,
that will be equal to q square and divided by f and d. अब वो कैपेसिटेंस को बोला है f लेने के लिए, तो हम यहाँ पर कैपेसिटेंस को f ले रहे हैं, ये कैपेसिटेंस है f इक्वल टू, एंड चार्ज को c लेने के लिए बोल रहा है, तो चार्ज को c ले लेते हैं, तो ये c स्क्वायर हो जाएगा, और f हमारा mlt t-2 है, एंड d हमारा l है। तो जो f है दैट विल बी इक्वल टू c स्क्वायर m -1 l टू द पावर -2 एंड t टू द पावर 2। तो ये हमारा f का डायमेंशन हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटेंस का डायमेंशन हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए मैच कौन सा कर रहा है। यहाँ पर c स्क्वायर m-1 l-1 एंड t टू द पावर 2 है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चन है। ये कह रहा है द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वायर, मास ऑफ द वायर इस फॉर्मेट में दिया हुआ रेडियस एंड, तो ये अगर ग्राम एंड सेंटीमीटर में है तो पहले मैं डेंसिटी को जो गिवन यूनिट है उसी में फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यूजुअली आप डेंसिटी को देखें तो डेंसिटी इक्वल टू आप लिखते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन से है। इसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वायर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एंड मास रेडियस एंड लेंथ की वैल्यू एंड उसकी एरर की वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर देखें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड यहाँ पर वायर के फॉर्म में है, इसीलिए वॉल्यूम को हम पाई आर स्क्वायर एल के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड डेल्टा रो अपन रो will be equal to delta m by m plus 2 delta r divided by r and plus delta l अपॉन l लिख सकते हैं। तो अब इसमें वैल्यू फिट कर दीजिए, सो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा m इज 0.003, इसको आप 3 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, एंड m की वैल्यू 0.6 है, तो यहाँ पर हमने 0.6 लिख दिया, एंड प्लस अगर देखें तो 2 डेल्टा आर की वैल्यू 10⁻² दिया हुआ है, तो 10⁻², एंड आर की वैल्यू 0.5 है, प्लस डेल्टा एल देखिए आपका 5 इंटू 10⁻² है, एंड एल की वैल्यू 10 है। अब अगर देखें तो यहाँ से अगर 10 ऊपर चला गया तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻³ प्लस ये हो गया 4 इंटू 10⁻², एंड ये हो गया 0.5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², एंड यहाँ पर अगर पॉइंट लगा दें इसको आप 0.5 लिख करके 10⁻² के फॉर्म में ला सकते हैं, एंड 10⁻² अगर कॉमन ले लें तो 4 एंड प्लस 0.5 एंड प्लस 0.5, तो ये 5 हो सकता है, तो ये हमारा 5 हो गया, एंड परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर 100 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, सो दैट इज कमिंग 5%। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये सेमीकंडक्टर्स में देखें अगर तो गेट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एंड आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये एंड गेट है, एंड गेट है, ये नॉट गेट है, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और इसकी आउटपुट को ये एक ऐसे गेट में लेने की कोशिश कर रहा है जिससे कि वाई आउटपुट यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमारा मैच कर जाए। तो अगर यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ पर ए तो डायरेक्टली इन कर रहा है और बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहा है,
तो यहाँ का जो आउटपुट होगा दैट विल बी इक्वल टू ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ए डायरेक्टली इन कर रहा है और बी नॉट के थ्रू से इंटर कर रहा है, तो यहाँ पर भी जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कह रहा है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर आप ऐसा कोई गेट सेलेक्ट करो ताकि इस दोनों के इनपुट से हमारा आउटपुट y बन जाए, जो गिवन कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर है। तो ये आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें, मान लीजिए कि हम फर्स्ट ऑप्शन ले रहे हैं यहाँ पर, एंड फर्स्ट ऑप्शन नॉर गेट का है। तो नॉर गेट अगर देखें, ये नॉट गेट है, इसका मतलब ये यहाँ पर इंटर कर रही है। तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा दैट विल बी इक्वल टू ए डॉट बी एंड प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो और गेट में ये सेम आ जाएगा, ये आपका सेम आ जाएगा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, एंड नॉट आएगा तो इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू ए complement plus b complement and complement, so this will be equal to a complement and plus b। इसका मतलब अगर इस दोनों इनपुट को अगर हम नॉर गेट में फिट करते हैं तो हमारा y ये आ रहा है। अब इसको चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम पहला लेते हैं a 0 है, तो 0 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 1 आ जाएगा, एंड b 0 है तो प्लस अगर हम 0 करें तो ये 1 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन का मैच कर रहा है। दूसरा देखें तो फिर से 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, एंड 1 प्लस यहाँ पर ऑलरेडी 1 है तो ये इक्वल टू 1 होगा, लेकिन यहाँ पर 0 दिया हुआ है, इसका मतलब नॉर गेट पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से आप दूसरे को भी चेक कर लीजिए। अगर एंड गेट होगा, एंड गेट अगर होगा तो इसमें जो रिजल्ट आएगी, यहाँ पर डॉट लेंगे तो ये सेम आएगा, यानी कि आपका ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब इसको भी यहाँ पर चेक कर लीजिए। अगर आपने ए 0 लिया है और बी कॉम्प्लीमेंट लिए हैं तो 1, तो ये 0 आएगा जो कि वहाँ पर 1 है। इसका मतलब आपका एंड गेट भी नहीं आ सकता है। अगर आप नैंड गेट देखें तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एंड लगा दें, इसकी जगह पर और की जगह एंड लगा दें, तो सिमिलर प्रोसेस सिमिलर होगी। यहाँ पर सेम आउटपुट आएगा और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये वही आएगा जैसा कि नॉर गेट में आया है। वो सेम आएगा यहाँ पर। अगर हमने यहाँ पर एंड गेट लगा दिया है और इसको इसमें फेड किए हैं तो लगभग यही वाली आएगी। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। एंड और गेट में देखें तो और गेट का भी आउटपुट जो है, और गेट का अगर आउटपुट देखें, यहाँ पर अगर और गेट लगा हुआ है, ये दोनों फेड किया हुआ है, तो आपका रिजल्ट वही आएगा, यानी कि ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट ही आएगी। तो जैसे यहाँ पर नहीं हो रहा है उसी तरह से और गेट भी पॉसिबल नहीं है इसमें। इसका मतलब आ, इसमें कोई भी चॉइस मैच नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चंस में बोनस वोनस मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट से क्वेश्चंस हैं। A rectangular metallic loop is moving out of a uniform magnetic field with a constant speed। A rectangular loop magnetic field से बाहर आ रही है with constant speed। When the loop is partially inside the magnetic field, the plot of the magnitude of the induced EMF with time। इस चारों ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर देखें अगर, तो ये कह रहा है कि ये सपोज करिए कि आपका एक लूप है एंड इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है,
एंड यहाँ पर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो किस ग्राफिकल नेचर में आएगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मान लीजिए टेम्पोरली हम इसको बी लिख देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जो है वो बी है, और ये डिस्टेंस हमारा एक्स है। तो इस जो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है उसका एरिया बी इंटू एक्स हो जाएगा, और एरिया को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर देखें तो यहाँ पर आप फ्लक्स की वैल्यू को बी ए, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू बी एंड बी एक्स, एंड अगर यहाँ पर डी फाइव बाई डी टी निकालें तो डी फाइव बाई डी टी विल बी इक्वल टू बी बी एंड डी एक्स बाई डी टी। एंड यहाँ पर देखें अगर तो बी बी एंड डी एक्स बाई डी टी की वेलोसिटी दिया हुआ है, एंड ये मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्लॉट करना है। यहाँ पर अगर देखें तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंड बाकी टर्म में कोई वेरिएशंस नहीं हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए, एंड सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखें, a force applied on a particle and it undergoes a displacement, what will be the value of B if work done on the particle is zero? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप जस्ट एक फार्मूला बेस्ड है। आप वर्क डन को F डॉट एस लगाते हैं, एंड वर्क डन ऑन द पार्टिकल जीरो लेने के लिए बोल रहा है, तो ये जीरो है, एंड फोर्स आपका 2I कैप प्लस बी जे कैप एंड प्लस के कैप है, एंड इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम आई माइनस टू जे एंड माइनस के साथ, ये इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। सो दिस विल बी इक्वल टू, पहला टर्म 2 है एंड माइनस टू बी एंड माइनस वन, ये हमारा जीरो है। तो 2 माइनस वन, वन हो गया, सो दिस इज 1 माइनस टू बी, यानी कि b विल बी इक्वल टू 1/2। तो b का वैल्यू 1/2 आ रहा है, इसका मतलब थर्ड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि गिवन आर स्टेटमेंट फॉर द सर्टेन थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स, internal energy, volume and mass are extensive proper variables, and pressure, temperature and density are intensive variables। तो यहाँ पर अगर देखें, देखिए, the properties of matter that do not depend on size or quantity of matter, that is the intensity property। जो साइज एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे अगर आप डेंसिटी देखें, अगर आप डेंसिटी देखें तो अगर जैसे मान लीजिए आप आयरन का बड़ा पीस ले रहे हैं एंड आयरन का छोटा पीस ले रहे हैं, तो इसकी डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब डेंसिटी वो प्रॉपर्टी है जो मटेरियल्स के साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो डेंसिटी, टेम्परेचर, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर, ये सब बॉडी के साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट इज द इंटेंसिटी प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो साइज पर या क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है, यानी कि साइज अगर चेंज करेगा तो उसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगी। डिपेंड्स ऑन द सिस्टम साइज और द क्वांटिटी मैटर इन द सिस्टम्स, वॉल्यूम, एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, मास, लेंथ, वेट। जैसे आप अगर वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो वो एक्चुअल में चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी में अगर हम आयरन का बड़ा पीस लें या छोटा पीस लें, दोनों की डेंसिटी सेम होगी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो साइज एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है, एंड इंटेंसिटी प्रॉपर्टी वो है जो साइज एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसके बेसिस पर अब अगर ऑप्शंस देखें आप, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम
एंड मास आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इंटेंसिटी प्रॉपर्टी है, ये सही बोल रहा है, क्योंकि डेंसिटी जो है मटेरियल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, दैट इज द इंटेंसिटी प्रॉपर्टी। तो हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। एंड यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर इंटेंसिटी, यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मास, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो मास तो सही बोल रहा है, एक्चुअल में चेंज करेगा, इंटरनल एनर्जी भी सही बोल रहा है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज है, इसका मतलब डी ऑप्शंस भी करेक्ट गलत हो गया। तो इसका मतलब ए एंड बी ओनली आर करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी ओनली करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 37। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन से क्वेश्चंस हैं, एंड ये भी यूजुअली हमेशा स्टूडेंट्स करता है इस तरह की क्वेश्चंस। A body of mass 100 gram is moving in a circular path of radius 2 meter on a vertical plane as shown in the figure. The velocity of the body at A, यहाँ पर जो A की velocity है, यहाँ पर velocity 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ऐसा कह रहा है। The ratio of the kinetic energy B at B and C, तो B पॉइंट्स इनिशियल पोजीशन से 30 डिग्री पर है, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी एंड वो 120 डिग्री पर है, यानी कि ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो सी पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, इसकी रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। इसमें अगर आप देखें तो ऐसा कुछ है नहीं। आप क्या करो कि जैसे मान लीजिए ये वाली हाइट h1 है, तो आप ए पॉइंट एंड बी पॉइंट्स पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि हाफ एम वी ए स्क्वायर इजकल टू एम जी एच वन एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। एंड अगर देखें तो आप H1 को, ये अगर H1 है तो ये R माइनस H1 हो जाएगा, तो cos 30 इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से आपकी जो H1 की वैल्यू है, H1 की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू R 1 माइनस cos 30। तो R की वैल्यू हमें 2 लेने के लिए बोल रहा है, एंड ये 1 माइनस रूट थ्री बाई टू है, ये 2 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो सकती है। एंड ये हमारा वैल्यू आ गया, और v का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 50 m इक्वल टू, यहाँ से एम जी एंड h1 की वैल्यू आ जाएगा कितना, 2 माइनस रूट थ्री प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ v। तो आप mg से मल्टीप्लाई ही कर लो, तो यहाँ पर g को अगर 10 ले लें तो ये हो गया 20 m एंड माइनस 10 रूट थ्री एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो अब अगर देखें तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शंस में जाएगा, यहाँ पर 10 एम भी आएगा, 10 m रूट थ्री, यहाँ पर m भी आएगा, तो आपका काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू 50 m में से 20 m चला गया, तो ये हो जाएगा 30 m एंड प्लस 10 m रूट थ्री। तो इसमें से 10 m कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बच गया 3 प्लस रूट थ्री, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट बी। सिमिलरली आप सेम तरीके से आप ए पॉइंट और सी पॉइंट पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ फिर से। तो अगर हम देखें
तो ये जो डिस्टेंस है ये तो r है, ये r/2 आ जाएगा, ये r/2 आ गया। तो फिर से अगर हम देखें, हम फिर अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, तो अगेन अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो हाफ mv² तो ये 50 m हो गया, प्लस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी तो mgr एंड प्लस r/2 तो ये हो गया 3 mgr/2 एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी एट c। तो r की वैल्यू ऑलरेडी हमें 2 दिया हुआ है, 2 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया एंड ये हो गया 30 m। तो g का वैल्यू हमने 10 लिया है, तो 30 m, तो काइनेटिक एनर्जी एट c विल बी इक्वल टू 50 m माइनस 30 m, तो ये 20 m बच जाएगा। अब अगर दोनों का रेशियो ले लें तो काइनेटिक एनर्जी एट बी, हाँ, काइनेटिक एनर्जी एट बी एट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट सी विल बी इक्वल टू 10 m 3 प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई 20 m, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये 3 प्लस रूट थ्री एंड डिवाइडेड बाई 2 ये बच जाएगा। सो रेशियो विल बी 3 प्लस रूट थ्री बाई 2 एंड हमारा 2 ऑप्शंस इसमें मैच कर रहा है, तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि फॉर डायटमिक गैस इफ गामा वन for rigid, gamma 1 is for rigid molecules, rigid diatomic molecules, and gamma 2 is for another diatomic molecules but having vibrational modes। तो uh, अगर देखें आपका, अगर वाइब्रेशनल मोड्स को ऐड करेंगे तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगी एंड ईच वाइब्रेशनल मोड्स के हिसाब से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा। तो इन जनरल अगर देखें तो गामा इज इक्वल टू 1+2/d, जहां पर d डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एंड अगर रिजिड डायटमिक मॉलिक्यूल्स होगा तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को 5 लेंगे। तो यहाँ से अगर हम गामा 1 को लिखने की कोशिश करें, सो दैट विल बी इक्वल टू 1+2 डिवाइडेड बाई 5, सो दैट इज 7/5, यानी दैट इज 1.4। एंड गामा 2 इज अगेन डायटमिक मॉलिक्यूल्स, लेकिन उसमें वाइब्रेशनल मोड्स को काउंट करने के लिए बोल रहा है। तो अगर हम सिंगल वाइब्रेशनल मोड काउंट करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से बढ़ेगा, यानी कि गामा 2 को आप लिख सकते हैं 1+2/7, सो दैट विल बी इक्वल टू 9/7, सो दैट विल बी इक्वल टू 1.28 एंड समथिंग इस तरह का आ सकता है। तो ये 1.4 है, इसका मतलब आपका जो गामा 2 है दैट विल बी लेस देन गामा 1। तो फर्स्ट यहाँ से मैच कर रहा है, इसमें कुछ है नहीं, गामा 2 गामा 1 से लेस होगा। नेक्स्ट देखते हैं। A simple pendulum is taken to a planet of mass m and radius 4 times and mass 4 times and 2 times respectively than the earth. The time period of the pendulum remains same on earth and the planet। अब इस गिवन डेटा के बेसिस पर हमें ये जज करना है कि सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है वो अर्थ एंड प्लेनेट पर सेम है या नहीं, इस गिवन डेटा के बेसिस पर। एंड द मास ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स अनचेंज्ड एट अर्थ एंड द अदर प्लेन। तो रीजन तो इसका करेक्ट आ सकता है क्योंकि आपका मास पर ग्रेविटेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, तो आपका मास ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स अनचेंज्ड एट अर्थ एंड, तो अगर देखें तो इन जनरल जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल टू 2π√L/g। ये सिंपल पेंडुलम का सिंपल टाइम पीरियड का फार्मूला है। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को हम gm/r² लिखते हैं, जहां पर
मास उस प्लेनेट का ले सकते हैं, रेडियस ले सकते हैं। तो इसके बेसिस पर अगर देखें तो अर्थ के लिए अगर हम लिखेंगे तो जी ई, मास ऑफ द ई एंड आर ई का स्क्वायर लिखेंगे। एंड प्लेनेट के लिए अगर लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू जी, एंड मास कह रहा है मास इज 4 टाइम्स देन द अर्थ। तो यहाँ पर 4 me लिखेंगे, यहाँ पर 4 me लिखेंगे। एंड रेडियस इज 2 टाइम्स ऑफ द अर्थ, यहाँ पर 2 re का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये 4 re का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 and 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब टाइम पीरियड सेम रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा एसर्शंस है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। जो एसर्शंस है ये भी हमारा करेक्ट हो गया कि इस डेटा के बेसिस पर प्लेनेट की प्लेनेट पर सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड एंड अर्थ के सरफेस पर टाइम पीरियड सेम आ रहा है एंड मास चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन मास का चेंज नहीं होना इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। तो इसमें आप ऑप्शंस 2 को करेक्ट मानो कि बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए। तो इसका ऑप्शंस 2 करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए, a tube of length L is shown in the figure. The radius of the cross section at the point 1 is 2 centimeter. यहाँ पर रेडियस की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। And at the point 2 is the 1 centimeter. यहाँ पर रेडियस की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। If the velocity of the water coming at the point, यहाँ पर आप वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। तो देन द वेलोसिटी ऑफ द वाटर लिविंग एट द पॉइंट यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर वेलोसिटी निकालना है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसमें अगर देखें तो दिस इज बेस्ड ऑन द इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। यानी कि आप a1 v1 इक्वल टू a2 v2 लिख सकते हैं। एंड a1 को चाहे तो पाई r1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई v1 एंड पाई r2 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई v2 लिख सकते हैं। तो r1 आपको 2 सेंटीमीटर है, मैं यूनिट चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 4 एंड मल्टीप्लाइड बाई v1 2 इक्वल टू r2 की वैल्यू 1 है, सो दैट इज द 1 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई v2 लिखें तो v2 का वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड आ सकता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है।